हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के ऊपर अच्छे एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जो एस्पायरेंट्स, ये स्पेशली उनके लिए वीडियो बनाया गया है जो एस्पायरेंट्स आने वाले दिनों में दिल्ली जुडिशरी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, और उन लोग के लिए भी बेनिफिशियल है जो आगे दिल्ली जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। भाई देखिए, एलएलपी सबके लिए नया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इसी साल सिलेबस को चेंज किया गया है और इन्होंने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को हटा के लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट इंक्लूड किया है और कमर्शियल कोड भी इंक्लूड किया है। तो हालांकि इस वीडियो में वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ एलएलपी, रादर उसके बेस्ड पे जितने एमसीक्यूज बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, वो डिस्कस किए गए हैं। अगर आपको सारे वीडियोस चाहिए एलएलपी के ऊपर तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक है वहां पे आप क्लिक करिए और फ्री में आप एक्सेस कर सकते हैं एलएलपी। जो जितने लेक्चर्स हैं हमारे यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारे यहाँ आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, लास्ट ईयर के एमसीक्यूज मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज मिलेंगे। नाउ मॉक टेस्ट इज गोइंग ऑन, कीपिंग इन माइंड द डीजीएस एग्जामिनेशन। जजमेंट राइटिंग प्रैक्टिस और लीडिंग केस लॉज मिलेंगे। जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। स्टेट वाइज प्रिपरेशन हमारे यहाँ होते हैं। सो दीज आर द फैसिलिटीज ऑफ जुडिशियल अड्डा प्लेटफॉर्म। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए, विदाउट किलिंग योर प्रीशियस टाइम, हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एलएलपी का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया यहाँ पे वो है, एलएलपी ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज नॉट ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स। भाई जैसा कि आपने देखा, पार्टनरशिप एक्ट अगर आपने पढ़ा होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो आप अवेयर होंगे कि वो जो है लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं थी। पार्टनरशिप जस्ट एजेंसी का कॉन्सेप्ट होता था और प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध होता था वहां पे। बट हियर अंडर एलएलपी अब इसको कॉर्पोरेट, आप ऐसे कह लीजिए कि एकाकी व्यापार को कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया गया है ना। इसको एक पार्टनरशिप को एक लीगल एंटिटी बना दी गई, दैट इज कॉल्ड एलएलपी। एलएलपी मतलब कि पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी का मिक्स्ड वेंचर। तो हाँ, इस हिसाब से देखें तो ये वाला आंसर, इलीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर, ये भी सही है, और एक बॉडी कॉर्पोरेट, ये भी सही है। तो एलएलपी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट भी है और लीगल एंटिटी भी है जो अपने पार्टनर से अलग अस्तित्व रखती है। इन द सेम वे जैसे कि आपने कंपनी में पढ़ा है, एक प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या उससे पहले भी लॉ थे कंपनी से रिलेटेड, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड हो जाती है। तो जैसे एक कंपनी अलग एंटिटी हो जाती है, कानून की नज़र में वो एक पर्सन हो जाती है, इन द सेम वे एलएलपी भी एक लीगल एंटिटी है और बॉडी कॉर्पोरेट है। तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर यहाँ पे डी है आपका। आप डी आंसर लगाएगा जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एलएलपी शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ। अब आप प्रोविजंस सीख लीजिए, अब बहुत इसमें बताने की चीज नहीं। भाई आपके सिलेबस में डीजीएस में आपने देखा होगा कि उन्होंने जो ऐड ऑन किया है वो ये ऐड ऑन किया है, यानी कि एलएलपी द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो यस, ये जो एक्ट है और एलएलपी से संबंधित जितने प्रोविजंस होंगे वो एलएलपी एक्ट 2008 से होंगे। तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी किस एक्ट से गवर्न होता है? कंपनीज एक्ट 2013, ये जवाब हो जाएगा। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे ईयर आई थिंक 1860 है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1860 है, उससे गवर्न होता है। अगर हम पार्टनरशिप एक्ट की, सिंपल पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस किस एक्ट से गवर्न होता है, सो दैट आप उसके प्रोविजन अप्लाई कर सको। भाई पार्टनरशिप बनानी है तो आप एसडीएम ऑफिस में जाते हो और इस एक्ट के तहत जो जो प्रोविजन दिया उसको फॉलो करके उस चीज को रजिस्टर करवा लेते हो। अब चूंकि एलएलपी अगर आपको रजिस्टर करनी है तो एलएलपी के लिए आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 फॉलो करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली जो उसमें बात लिखी गई है, कहाँ पे एप्लीकेशन लगाया जाएगा, कौन एप्लीकेशन होगा, क्या एप्लीकेशन होगा, कितना फीस होगा, सारी बातें यहाँ पे दे रखी हैं। वो जब आप हमारा वीडियो देखेंगे डिटेल में, डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक को विजिट कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं, आप लॉग इन कर सकते हैं वहां से। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी कर सकते हैं हमें आप कि अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत फ्रेम लग रहा है कि गलत फ्रेम किया गया है या आंसर मुझसे बाय मिस्टेक हो गया है, आंसर गलत हो गया है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपने वैल्यूएबल सजेशन दे सकते हैं और आने वाले वीडियोस के लिए भी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने बहुत सारे वीडियोज ले आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज पे। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे, अदरवाइज आपको आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर एचयूएफ कैन बिकम पार्टनर इन एलएलपी। देखिए ये कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक्ट पढ़ेंगे, जो हमारे लेक्चर को देखेंगे, तो हमने आपको वहां पे बताया है कि पार्टनरशिप में देखिए पहले क्या होता था कि जो पार्टनरशिप होती थी वो इंडिविजुअल सिर्फ पार्टनरशिप करते थे। लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि एक एलएलपी में इंडिविजुअल तो पार्टनर हो ही सकता है, इसमें तो कोई बताने की चीज नहीं है ना, सरप्राइज की चीज है भाई। मिस्टर ए मिस्टर बी पार्टनरशिप में आए, एलएलपी कॉन्स्टिट्यूट कर लिया, उन्होंने बना लिया, ठीक है, एलएलपी चल रही है। लेकिन अभी क्या होगा कि कोई अगर कॉरपोरेट बॉडी है, कॉरपोरेट बॉडी, तो वो भी पार्टनर हो सकती है एलएलपी में। चलिए भाई, नई चीजें हमें सीखने को मिल गई। कॉरपोरेट बॉडी इन द सेंस कि अगर मान लिया कोई एलएलपी है, भारत के बाहर वो रजिस्टर्ड हुई है, या कोई एलएलपी है जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, या कोई कंपनी है जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, या कोई कंपनी है जो भारत के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, ये सब चीजें कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट बॉडी है, तो ये भी पार्टनर हो सकते हैं। यानी कि अगर एक एलएलपी पे हम एक बात करें कि एक एलएलपी में मिस्टर ए पार्टनर हो सकता है, मिस्टर बी पार्टनर हो सकता है, और एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड ये भी कंपनी पार्टनर हो सकती है, या कोई एलएलपी है ए बी सी एलएलपी, ये भी पार्टनर हो सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्चुअली बेसिकली। अच्छा, खास बात ये है कॉर्पोरेट बॉडी सर क्या क्या होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, एलएलपी हो गई, कंपनी होगी। और लेकिन वहां पे वहीं पे डेफिनेशन में बताया है, जब आप इंटरप्रिटेशन क्लॉज पढ़ेंगे एलएलपी का, तो वहीं पे बताया बॉडी कॉर्पोरेट कैसे, कॉर्पोरेट बॉडी किसे कहते हैं, है ना। तो वहां पे बताया कि भाई देखिए, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसे हम कॉर्पोरेट बॉडी यहाँ पे नहीं कहेंगे, यानी कि वो मेंबर नहीं हो सकती एलएलपी में। कोई कॉर्पोरेशन सोल है, यानी कि एकाकी व्यापार है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में नहीं आएगा, तो इसका मतलब कि वो एलएलपी में मेंबर नहीं हो सकता। या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू करके बोल दिया कि भैया ये जो है कॉर्पोरेट बॉडी नहीं है, तो वो भी एलएलपी में पार्टनरशिप नहीं हो सकते, पार्टनर नहीं हो सकते। सो हु कैन बी द पार्टनर इन एलएलपी, यू मस्ट बी अवेयर दैट द इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट बॉडी या बॉडी कॉर्पोरेट वो पार्टनर हो सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे एचयूएफ जो होता है वो बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में नहीं आता, ना तो ये इंडिविजुअल की कैटेगरी में आता है, इंडिविजुअल में तो मतलब हम आप हो गए ना, मिस्टर एक्स मिस्टर बी हो गए, ना तो ये बॉडी कॉर्पोरेट के तहत आता है, अंतर्गत आता है। तो एचयूएफ जो पार्टनर नहीं हो सकता इसीलिए। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यहाँ पे आप आंसर बी करिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नो, एचयूएफ कांट बिकम पार्टनर इन द एलएलपी। आई होप कि ये जवाब आपको समझ में आएगा। कमिंग क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड इन एलएलपी। तो कम से कम आपको देखना होगा, जो ये सेक्शन में ही लिखा है कि एटलीस्ट 2 डिजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए। भाई किसी भी पार्टनरशिप को बनाने के लिए कम से कम 2 डिजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, डीपीज होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर पार्टनर कौन होते हैं, डिजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होते हैं। तो भाई इसके लिए देखिए लेंथ में आपको वीडियोस देखने होंगे, समझने पड़ेंगे, क्योंकि हमें वीडियो को शॉर्ट रखना है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी डिस्कस करना है, तो इसलिए हम सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। आप उसके लिए वीडियो देख सकते हैं। एलएलपी शैल फाइल द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। कह रहे वो फॉर्म कौन सा, देखिए कभी कभी फॉर्म भी पूछ लेता है। तो आपको पता है कि जब आप एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी जो है फाइल करना पड़ता है एलएलपी को, यानी कि गवर्नमेंट को फाइल करना पड़ता है, एलएलपी को गवर्नमेंट के पास फाइल करना पड़ता है वेबसाइट पे जाके। अब कहाँ फाइल करना पड़ता है, क्या फाइल करना पड़ता है, वो वीडियो में आपको दिख जाएगा, पूरा जो लेक्चर आप देखेंगे। लेकिन सवाल ये पूछ लेता है उसका क्या फॉर्म होगा, तो फॉर्म 8 फाइल कहता है ना। जैसे आप इनकम टैक्स आईटीआर भरते हो, आईटीआर 1 है सैलरीड पर्सन के लिए, कोई जॉब करता है तो उसके लिए, कोई बिजनेस कर रहा है तो आईटीआर 3 है, आईटीआर 4 है, अलग अलग कैटेगरी के लिए। सो इन द सेम वे, उसी तरीके से एलएलपी भी सालाना वो क्या है, उसके अकाउंट स्टेटस क्या है, वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सॉल्वेंसी फाइल करती है गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट जान पाए कि हाँ भैया ये साल भर में ये किए, इतना एसेट, इतना प्रॉफिट, इतना लॉस हुआ, इतना टर्नओवर रहा है। तो फॉर्म 8 उसके लिए फाइल किया जाता है। डन। हु इज द अथॉरिटी टू ग्रांट कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर द एलएलपी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको आप पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का। What is the time limit within which LLP shall file annual return with the registrar। अब इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं वो, सेक्शन 35 जब पढ़ेंगे आप एलएलपी एक्ट का 2008 का, तो वहां पे बताया है कि भाई 60 दिन के अंदर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे अभी मैं फाइनेंशियल ईयर बात करूं तो ये वीडियो में 27 मार्च 2022 को बना रहा हूं, यानी कि 2021-22 इसकी फाइनेंशियल ईयर का मैं लास्ट डेट देखूं तो अभी 31 मार्च पूरा हो जाएगा 2022, तो एक फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा। तो अब 31 मार्च 2022 से लेकर 60 दिन आपको काउंट करना है, 60 दिन, यानी कि अप्रैल मई 30 मई तक जो है हर एलएलपी जो है इस 21-22 में का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी जो है फाइल करेगी गवर्नमेंट को 30 मई तक। तो 60 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। ठीक है जी। सर नहीं कर पाई तो अरे भाई लेट फीस लगेगा और क्या। एवरी एलएलपी शैल कीप बुक्स ऑफ अकाउंट
विच शैल कंटेन, अच्छा कह रहे हैं हर एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। उस बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या कंटेन होगा? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, इन्वेंटरीज, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स, रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज होंगे उसके, पर्टिकुलर सम्स मनी से रिसीव, कितना पैसे उसने रिसीव किया, कितना खर्च किया, और रिसीट और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। तो ये ऑल ऑफ द अबव है, सारी चीजें आनी चाहिए बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट में। एट विच प्लेस द एलएलपी शैल मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ पे मेंटेन करेगी एलएलपी? भाई उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा वहां पे मेंटेन करेगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। 10वां कमिंग क्वेश्चन, एलएलपी शैल मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू इट्स अफेयर्स फॉर ईच ईयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस ऑन विच बेसिस। तो बेसिकली बेसिस पूछ रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करेगी एलएलपी उसके क्या आधार होंगे, क्या बेसिस होंगे। तो जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के उन्हें पता होगा एक्रूअल बेसिस क्या होता है, कैश बेसिस क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। तो आप मान के चलिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जवाब हो जाएगा आपको, यानी कि एक्रूअल बेसिस पे भी एलएलपी मेंटेन कर सकती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को, या कैश बेसिस पे कर सकती है। लेकिन जिस बेसिस पे भी करेगी वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेगी। ठीक है, ये अकाउंटिंग सिस्टम होता है। आप इतना डिटेल में मत जाइए, बस आप इतना याद रखिए कि सारे इसमें एप्लीकेबल होता है। ये सेक्शन बकायदा लिखा हुआ है सेक्शन में। हु शैल साइन, आप कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो होगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी जो होगी वो कौन साइन करेगा? तो कह रहे हैं बाय डिजिग्नेटेड पार्टनर, हमेशा डीपी उस पर साइन, डीपी का साइन होना चाहिए। द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द एलएलपी विद, अब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बोल रहा है कहाँ पे फाइल करेगा? हमने आपको पिछला बता दिया कि जो एनुअल रिटर्न होते हैं 60 दिन के अंदर करना है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में ये कंटेंट होना चाहिए। स्टेटमेंट अकाउंट भी फाइल होता है एलएलपी, गवर्नमेंट को फाइल किया जाता है। तो कहाँ पे? रजिस्ट्रार। अब यहाँ से रजिस्ट्रार से मुराद ये है, रजिस्ट्रार का मतलब ये है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है। इसकी वेबसाइट है www.mca.gov.in। ठीक है जी। तो ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म क्या होता है? वहाँ जो पार्टनरशिप फर्म के तहत रजिस्टर्ड हो वहाँ पे फाइल किया जाता है। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे फाइल किया जाता है। ये सब सारी चीजें है ना। Whether incorporation documents named of partners and changes if any, statement of account and solvency and annual return filed with the registrar can be inspected। तो यस इंस्पेक्ट किया जा सकता है। कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सॉल्वेंसी है, एनुअल रिटर्न है, किसी के भी द्वारा इंस्पेक्ट किया जा सकता है। यस इट कैन बी इंस्पेक्टेड बाय पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी। बेसिकली 50 रुपये फी होता है, 50 रुपये पेमेंट करके वेबसाइट पे जाके इंस्पेक्ट कर सकते हो। कोई भी एलएलपी अगर बनी है तो बनने के बाद जो भी फाइल आप डॉक्यूमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल करते हो, पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो कोई भी बंदा XYZ कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है उसको, एक प्रिस्क्राइब फी देके, है ना। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है जो एलएलपी रिक्वायर्ड को जरूरी है मतलब प्रिजर्व करना, कितने साल तक प्रिजर्व करेगी? वो 8 साल तक मिनिमम इसमें लायबिलिटी 8 साल तक प्रिजर्व करेगी। यानी कि अगर मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, एक जनरल पब्लिक के तौर पर मैं इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ, और एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो 8 साल के पहले का है, तो मैं क्लेम नहीं कर सकता भाई इस एलएलपी का मुझे चाहिए, मैं फीस दे रहा हूँ, मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि कानूनन जो वो एलएलपी रिक्वायरमेंट है कि 8 साल तक के ही डॉक्यूमेंट मेंटेन करेगी। अब 8 साल तक ही आप डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर सकते हो। 8 साल से पुराना डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो मिलेगा ही नहीं आपको एमसीए की वेबसाइट पे, क्योंकि उसे हटा दिया जाता है। या एलएलपी भी 8 साल तक पुरानी ही बुक्स ऑफ अकाउंट अपने यहाँ मेंटेन करेगी। What is the fee to be paid to the registrar for filing of the statement of account and solvency? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको एक ही जगह पे बता देता हूँ। देखिए जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फाइल होना है रजिस्ट्रार के पास, उसके लिए फी पेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो वो फी हो सकता है 50 रुपया, वो हो सकता है 100 रुपया, वो हो सकता है 150 रुपया, वो हो सकता है 200 रुपया, मैक्सिमम इतने होते हैं। ठीक है, अब सर कैसे होगा? अरे भाई देखो, अगर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन अगर 1 लाख तक है, ठीक है, अप टू 1 लाख तक है, तो 50 रुपए कंट्रीब्यूशन होता है एलएलपी का। जैसे पेड अप कैपिटल होता है कंपनी का, वैसे कंट्रीब्यूशन होता है एलएलपी का। जैसे सारे पार्टनर जो मिल के लगाते हैं उसको कंट्रीब्यूशन कह लीजिए। तो 1 लाख की कंट्रीब्यूशन है, यानी कि 1 लाख से एलएलपी आपने स्टार्ट किया, 50,000, 70,000, 10,000, तो 1 लाख तक है तो 50 रुपये फाइल लगेंगे, फाइलिंग फीस, है ना, स्टेटमेंट अकाउंट जो सालाना फाइल करेंगे। अगर मान लिया कि 1 लाख से कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और 5 लाख तक है, इसके बीच है, तो 100 रुपये कंट्रीब्यूशन फीस लगेंगे, सॉरी फाइलिंग फीस लगेगा। अगर 50 लाख से लेके 10 लाख के अंदर है कंट्रीब्यूशन फीस, तो 150 रुपये होंगे, और अबव 10 ईयर है, 10 लाख है तो 200 रुपये लगेंगे। तो मैक्सिमम ये फीस होते हैं 2 लाख, 200 रुपया। तो ये बार बार पूछता रहता है, तो यहाँ पे पूछा नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, तो आप 50 रुपया आंख बंद करके आपने कर दिया।
अगला क्वेश्चन है कि भाई एक्सीड तो 5 लाख से कर रहा है लेकिन 10 लाख तक अगर कंट्रीब्यूशन है तो 5 से 10 लाख वाला पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 150 रुपये, जैसा कि मैंने बताया आपको। फिर पूछ रहा है 10 लाख से एक्सीड कर रहा है, सेम क्वेश्चन है, मैं इसलिए जल्दी बता रहा हूँ। फिर पूछ रहा है कि 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तो भाई 200 होगा, यही मैक्सिमम है। अब 10 लाख से ज्यादा कितना भी, करोड़ों में भी कंट्रीब्यूशन, तो फीस उसकी 200 रुपये होगी। तो आई होप कि आप तीनों क्वेश्चन आपको एक जगह मिल गया और एक साथ समझ में आया होगा। अब ये कह रहे हैं रेम्युनरेशन जो है ऑडिटर का कौन फिक्स करता है, तो भाई देखिए जो डिजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं वो फिक्स करते हैं, एक तो ये है। और रही बात प्रोसीजर की, जो एलएलपी एग्रीमेंट में जो जो प्रोसीजर रहेगा उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ पे डी सुटेबल आंसर हो सकता है, डी वाला आप करेक्ट कर सकते हैं। अब अब यहाँ पे पूछ रहा है एलएलपी शैल फिक्स इट्स एनुअल रिटर्न इन विच फॉर्म। अब एलएलपी जो एनुअल रिटर्न फाइल करेगी ये होता है 60 दिन के अंदर अंदर करेगी, सेक्शन 35 होता है इसका, ये मैंने बताया पीछे में। तो ये फॉर्म 11 होता है, पिस्का फॉर्म 11 में वो एनुअल रिटर्न अपना फाइल करेंगे गवर्नमेंट को। व्हाट इज द फी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये हमने बताया था स्टार्टिंग में 50 रुपया कोई भी पर्सन इंस्पेक्ट कर सकता है डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी एलएलपी के वेबसाइट पे जाके पिस्का फी देना पड़ता है, 50 रुपया उसको पेमेंट करके मिल सकते हैं सारी चीजें। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस, अभी और बाकी हैं, ये तो पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 इसी वीडियो का पार्ट 2 भी हम लोग लाएंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब तक अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और देखिए फाइन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं एलएलपी में, कि अगर आप कंट्रीवेन करते हैं, अगर आप एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करती है एलएलपी, तो एलएलपी पे कितना फाइन है, उसके पार्टनर्स पे कितना फाइन है, क्या इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, जेल में भी जा सकते हैं। ये सब भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, पार्ट 2 में लेंगे। सो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच।